मेरा नाम शिल्पा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी थी। लेकिन जैसे ही मैं अपना बचाव करने के लिए एक छोटे से घर में दाखिल हुई, तो वहां पर वही लड़का वापस मुझे दिखाई दे गया और उसने मुझे पकड़कर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी थी। मेरे मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ बेहद जोरदार था। मैं हैरान नजरों से सामने खड़े इस जवान लड़के को देख रही थी। उस कमजोर शरीर वाले पागल लड़के के हाथों को देखकर मुझे लगता नहीं था कि वो इतना जोरदार थप्पड़ भी मुझे मार सकता है। मैं सुन पड़ गई थी और अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी रही। मेरे कदम बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक कदम भी अपनी जगह से हिलूंगी तो चूर चूर हो जाऊंगी। मुझे इस लड़के से थप्पड़ की थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने इसके साथ हमदर्दी की थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी हमदर्दी का बदला ये मुझे थप्पड़ के रूप में देगा। मैं जिंदगी में पहली बार इस लड़के को देख रही थी और मैं इस जगह पर भी पहली बार ही आई थी। वो मुझे कमरे में बंद करके मेरी इज्जत को खराब करने की कोशिश करना चाहता था और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भागती हुई यहाँ तक पहुंची थी। मगर फिर भी मैं खुद को इससे नहीं बचा पाई थी। यहाँ सबके सामने इसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। इसकी असली पहचान क्या थी और ये कौन था? जब मैंने उससे ये सवाल किया, तो उसने मेरे दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया था और कहने लगा कि अब याद आया कि मैं कौन हूँ। मगर मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। मैं उसे कभी नहीं जानती थी। मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी, लेकिन उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। जान पहचान का मतलब ये तो नहीं होता कि सामने वाले पर हाथी उठा दे। वो मुझे ताना देते हुए अंदाज में कह रहा था कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज उसका रूप मुझे बिल्कुल ही बदला हुआ लग रहा था। मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन था और उसका मुझे थप्पड़ मारने की वजह क्या थी। मुझे यही बेहतर लगा था कि मैं वहां से भाग जाऊं, अपनी जान छुड़ा लूं, क्योंकि मैं एक लड़की थी। कोई लड़का मेरी इज्जत पर हाथ डाले या फिर मुझे हाथ उठाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। बल्कि ऐसा तो किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं होगा। मैं चाहती तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। मैं अकेली कुछ कर भी नहीं सकती थी और इस दुनिया में जलील होने का मेरे पास सिर्फ ये पहला मौका नहीं था, बल्कि मैं अपनी जिंदगी में कई बार जलील हो चुकी थी और कई लोगों के हाथों थप्पड़ भी खा चुकी थी। कुछ ना करने के बावजूद भी, कोई गलती ना होने के बावजूद भी मुझे कसूरवार ठहरा दिया जाता था और ऐसा बचपन से ही मेरे साथ होता आ रहा था। मैं जयपुर के एक छोटे से शहर की रहने वाली लड़की थी। मैं और मेरी बहन 11 साल के थे जब हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे और हमारी जिम्मेदारी हमारे चाचा चाची ने ले ली थी। मैं बहुत ही शांत स्वभाव वाली लड़की थी। मुझे शोर शराबा करना, हंसी मजाक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ, मुझे ये पसंद था कि मैं अपने परिवार के साथ खुश रहूं। मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था। बाहर घूमना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये तब की बात है जब मैं सिर्फ 12 साल की थी और घर से अपने स्कूल जा रही थी। तब रास्ते में मेरी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी थी। वो लगभग 10 साल का था। ठिठुरती हुई ठंड पड़ने के बावजूद भी वो नंगे पैर था। उसने अपने गंदे पैरों में चप्पलें भी नहीं पहने हुए थे और शरीर पर बहुत हल्के से कपड़े थे, जो सर्दी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे। वो अपनी कमर पर कोई बोरा लाद कर ले जा रहा था। इस बोरे का वजन उस बच्चे से बहुत ज्यादा था। उसने बड़ी मुश्किल से बोरा उठाया हुआ था। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल दुख से भर गया था। मैं किसी की परेशानी नहीं देख सकती थी। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैंने अपने स्कूल के जूते उतारकर उसके पैरों में रख दिए थे और फिर मैं नंगे पैर आगे की तरफ बढ़ गई थी। वो नीचे बैठकर जूते पहन रहा था। मुझे ख्याल आया कि उसके शरीर पर कोई स्वेटर भी नहीं थी। मैं वापस पलटी और अपने स्कूल की ड्रेस की स्वेटर उतारकर उसके हाथ में पकड़ा दी थी। उसने चुपचाप स्वेटर पहन लिया था और आगे बढ़ गया था। आज मेरा लास्ट पेपर था और मैं काफ़ी लेट भी हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस घर नहीं जा सकती थी। मैं बिना जूते और स्वेटर के स्कूल चली गई थी। असेंबली के दौरान स्कूल की प्रिंसिपल ने मेरी हालत देखी तो अफसोस से सर हिलाकर मुझे चुपचाप क्लास की तरफ भेज दिया था। उन्होंने ना तो मुझसे कोई सफाई मांगी थी और ना ही मैंने खुद से कोई सफाई देना उनको ठीक समझा था। आज मेरा लास्ट पेपर था, जो कि बहुत अच्छा हो गया था। मैं पेपर देकर खुशी खुशी घर वापस आ गई थी। दरवाजे पर ही मेरे चाचा जी खड़े हुए थे, जो मुझे देखकर काफी ठिठक गए थे। वो मेरे इंतजार में ही खड़े थे और मेरी तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। मैं सोच रही थी कि अब मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई
जो चाचा जी मुझे गुस्से से देख रहे हैं। मैं अपनी गलती को याद करने की कोशिश में थी, मगर मुझे अपनी कोई ऐसी गलती याद नहीं आई थी जिस पर मेरी पिटाई बनती थी। मुझे आता हुआ देखकर चाचा जी मेरी तरफ लपके थे। उनके मुंह से निकलने वाली गालियों की बौछार सुनकर तो मैं एकदम हैरान ही रह गई थी। और फिर जब उन्होंने मेरा बैग पकड़कर मुझे 2-3 थप्पड़ लगाए थे। इस दौरान मुझे अपनी पिटाई होने की वजह भी समझ आ गई थी। वो गुस्से में कह रहे थे कि हम अपने बच्चों का मुंह हाथ काट कर इस मनहूस को शिक्षा दिलवाते हैं, मगर ये दूसरों के सामने हमारी बदनामी करवाती है। चाचा जी ने कहा कि आज तेरी स्कूल की प्रिंसिपल ने घर फोन किया था और तेरी हालत देखकर मुझे स्कूल बुलाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझसे शिकायत की थी कि तुम अनाथ बच्ची का ख्याल किया करो। वो ऐसी सर्दी में बिना शूज और बिना स्वेटर के स्कूल आई थी। मैं चाचा जी को बताना चाहती थी कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। मेरा मकसद तो बस उस गरीब लड़के की मदद करना था, मगर उन्होंने मुझे अपनी सफाई कहने का कोई मौका तक नहीं दिया था। मेरे बाकी के चाचा और चाची, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी खड़े, सब तमाशा देख रहे थे और किसी ने भी मुझे छोटे चाचा जी से बचाने की कोशिश नहीं की थी। उन सब का ख्याल यही था कि मुझे बिल्कुल सही मार पड़ रही है, क्योंकि वो सभी मुझसे किसी न किसी मामले में तंग रहते थे। चाचा जी मुझे बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। मैं रो रही थी और उनसे कह रही थी, क्योंकि रोने के अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकती थी। और फिर जब वो थक गए तो एक बार मुझे जोरदार लात मारकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। तमाशा देखते हुए घर के सब लोग एक एक करके भी वहां से चले गए थे। ये तो मेरी जिंदगी की कहानी की अभी शुरुआत है। ये मेरा बचपन था। मेरी जिंदगी की कहानी बहुत ही अजीब थी। दुख, तकलीफ और परेशानियों में घिरे रहने के बावजूद भी मैं किसी को तकलीफ या दुख में नहीं देख सकती थी। कोई मुझसे मदद मांगे या ना मांगे, मगर मैं उसकी मदद करने के लिए हमेशा से तैयार रहती थी। मेरी इस आदत ने मुझे कई बार परेशानी और मुसीबत में डाल दिया था। मैं अपनी इस आदत से कभी बाज नहीं आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं खुद को सुकून में रखूं और दूसरों को परेशानी में रहने दूं। मैं हर इंसान की मदद करने का इरादा रखती थी जो कहीं किसी भी तकलीफ या मुसीबत में होता था। फिलहाल मैं अपने चाचा जी के घर में रहती थी। ये घर काफ़ी बड़ा था, जिसमें मेरे 3 चाचा और उनके परिवार भी रहते थे। मेरे पापा को अपनी सारी ज़िंदगी अपने भाइयों पर बहुत ही मान और गर्व रहा था। मेरे दादा दादी तो काफ़ी समय पहले ही मर गए थे। उनके जाने के बाद इस घर के बड़े मेरे पापा ही थे। जब पापा जिंदा थे तो ये लोग हमारी बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन पापा के मरने के बाद तो जैसे हमें यहाँ कोई पसंद ही नहीं करता था। पापा को हार्ट अटैक हुआ था और उनके मरने के 2 महीने बाद ही मम्मी भी उनके गम में बीमार रहने लगी थी। जब पापा को अटैक हुआ था और वो अस्पताल में एडमिट थे, तो उन्होंने अपने छोटे तीनों भाइयों को बुलाया था और हम दोनों बहनों की जिम्मेदारी उनके हाथ में दे दी थी। जब तक मेरे पापा जिंदा थे, इस घर में कभी किसी के साथ जुल्म या अत्याचार नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पापा के होने से उस घर में कभी किसी के बीच लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। उनको मोहब्बत के साथ रहना पसंद था, इसलिए वो हर किसी के साथ इंसाफ करते थे, जिसकी वजह से कभी घर में लड़ाई झगड़े की वजह पैदा ही नहीं होती थी। वक्त ने ऐसी करवट ली थी, उनकी दोनों बेटियां उनके भाइयों के लिए गले का फंदा बन गए थे। पापा ने मरने से पहले अपने भाइयों से कहा था कि वो उनके परिवार का ख्याल रखें, मगर ऐसा नहीं हो सका था। एक ही घर में रहने और रिश्तेदार होने की वजह से उन पर हमारी जिम्मेदारी लागू हो गई थी। उन्होंने पापा से तो वादा किया था कि वो हमारा ख्याल रखेंगे, लेकिन वो अपना वादा नहीं निभा पाए थे। पापा के जाने के बाद से ही मुझे इस घर में सताया जाने लगा था। इस घर में हमारी ही जिंदगी मुश्किल नहीं, बल्कि हमारी माँ की भी जिंदगी मुश्किल कर दी गई थी। चाचा चाची हमेशा इस चीज़ की शिकायत करते रहते थे कि इतनी महंगाई के दौर में हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, घर का भी खर्चा देखते हैं और अपने बच्चों के मुंह का निवाला छीनकर तुम्हारे मुंह में डालते हैं। इस जमाने में हमारे लिए अपने बच्चों के साथ साथ तुम अनाथों की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वैसे तो मैं बचपन से ही बहुत समझदार और सब्र करने वाली लड़की थी। शायद हालात ने मुझे वक्त से पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया था, मगर मेरी समझदारी मेरे किसी काम नहीं आ रही थी और ना ही मेरी भलाई। फिर वक्त ने मुझ पर इस तरह से सितम ढाया कि एक के बाद एक मुसीबत मुझ पर आ गई। मेरे पापा जब जिंदा थे तो उनकी सब बहुत इज्जत किया करते थे। वो एक मैकेनिक थे। मोहल्ले में ही गली के नुक्कड़ पर उनकी दुकान चलती थी। पापा के पास कस्टमर की भीड़ कभी खत्म नहीं होती थी और पापा की जेब भी कभी खाली नहीं हुई थी। मेरी मम्मी भी एक ऐसी औरत थी जो अपनी 3 देवरानियों के साथ रहती थी, लेकिन उनकी कभी अपनी देवरानियों के साथ लड़ाई नहीं हुई थी।
हमारा परिवार इस मोहल्ले का सबसे खुशहाल परिवार समझा जाता था। मेरे पापा को भी लोगों के काम आने का बड़ा शौक था। वो भी भलाई के कामों में सबसे आगे रहते थे। शायद मुझ में लोगों की मदद करने का जो ये शौक था, वो मेरे पापा की तरफ से ही आया था। मेरी एक छोटी जुड़वा बहन भी थी, जो मुझसे सिर्फ 1 मिनट छोटी थी। उसका नाम शोभा था। वो शक्ल सूरत और हाइट वेट में बिल्कुल मेरे जैसी ही थी, मगर उसकी आदत और तौर तरीके मुझसे बिल्कुल अलग थे। हम दोनों की शक्ल इतनी ज्यादा मिलती थी कि घर में भी हमें मम्मी के अलावा कोई भी नहीं पहचान पाता था। शोभा काफी चुलबुली, शरारती और तेज लड़की थी, और वो हम दोनों की जुड़वा होने का पूरा पूरा फायदा उठाती थी। पापा की मौत के समय हम दोनों बहनें छोटी थी। पापा सुबह 9 बजे के समय सही सलामत अपनी दुकान पर गए थे, मगर अपने पैरों पर वापस नहीं आए थे। दुकान पर ही हार्ट अटैक होने की वजह से उनको वहां आसपास के लोग जल्दी से अस्पताल ले गए थे। उनकी थोड़ी बहुत बातचीत उनके तीनों भाइयों से ही हो सकी थी। हमें तो उनकी ऐसी हालत के बारे में बाद में पता चला था, और फिर वो हम सब से रूठ कर चले गए। हमारी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। मम्मी का अलग रो रो कर बुरा हाल था। हमारा इस घर में अलग से एक पोर्शन बना हुआ था, जिसमें सिर्फ हमारी फैमिली ही रहती थी। पापा के मरने के बाद भी हम इसी घर में रह रहे थे। हमारा सारा खर्चा तीनों चाचा मिलकर उठा रहे थे। पापा के गम में मम्मी ने अपनी सेहत बर्बाद कर ली थी। सारे चाचा एक ही घर में एक साथ रहते थे। मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, तो उनका इलाज करने के लिए तीनों चाचा ने मिलकर के फैसला किया कि वो हमारा वाला पोर्शन किराए पर दे दें। उस समय हम छोटे थे, हमें ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि पापा के जाने के बाद, मम्मी की तबीयत खराब होने के बाद, तीनों चाचा ने अपना व्यवहार हमारी तरफ से पूरा पूरा बदल लिया है। शुरू के 2 महीने तो काफी ठीक गुजर गए थे। हम दोनों बहनें माँ की तबीयत ठीक होने की प्रार्थना करते रहते थे। चाची भी माँ की तरह हमारा ख्याल रखती थी, लेकिन जब मम्मी और ज्यादा बीमार हो गईं, तो एक एक करके सबने हमारे साथ नजर बदलना शुरू कर दिया था। हम जैसे इन लोगों पर बोझ बन गए थे। हमारा कमरा और हमारा पोर्शन, जिसमें हम सब रहते थे, उसमें किराएदार आ गए थे, और उसका किराया भी हमारे तीनों चाचा आपस में बांट लिया करते थे। हम तीनों माँ बेटी को स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उनका कहना था कि तुम दोनों बहनों का खर्च बहुत है, और तुम्हारी माँ के इलाज पर भी हम काफ़ी पैसा खर्च कर चुके हैं, इसलिए ये पैसा हमारे पास रहेगा, ताकि हम तुम्हारी परवरिश कर सकें, और तुम्हारी माँ का इलाज भी इन पैसों से ही होगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम दोनों खामोश रहे। गुजरते हुए समय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। बड़े चाचा जी को अच्छी तरह से एहसास हो चुका था कि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी अपने सर लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। छोटे चाचा जी का सबसे छोटा और लाडला बेटा ध्रुव एक दिन सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था, जबकि मैं वही सीढ़ियों के पास ही खड़ी अपने माता पिता को याद कर रही थी। जब वो नीचे गिरता हुआ गया, तो मैं उसे देख रही थी। मैंने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो मेरे हाथ नहीं आया था। वो सबसे नीचे वाली सीढ़ियों पर जाकर पड़ा था। उसकी चीखें और रोने धोने की आवाज़ों से पूरा घर इकट्ठा हो चुका था, जबकि चाचा जी का बेटा ध्रुव चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। उसके सर से खून बह रहा था। चाचा जी उसे उठाकर जल्दी से अंदर कमरे में ले गए थे। घर के सारे सदस्य भी उनके पीछे चल पड़े थे। चाचा जी ने उसके जख्म पर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी थी। सारे बच्चे और बड़े वहां पर मौजूद थे, और हैरान नजरों से ये सब कुछ देख रहे थे, और अंदाजा लगा रहे थे कि इस बार शीतल या शोभा में से किसको मार पड़ने वाली थी। ध्रुव रो रो कर थक गया, तो फिलहाल उसे चुप होना पड़ा था। चाचा जी उससे पूछ रहे थे कि उसे किसने गिराया था। मैं थर थर कांप रही थी। मेरी नजरें ध्रुव की उठती हुई उंगली पर जमी थी। जैसे ही वो मेरी तरफ इशारा करता, चाचा और चाची मुझ पर बरस पड़ते। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी। चाचा और चाची गुस्से में लाल हो रहे थे, जैसे वो कोई शेर हों और अपने शिकार की गर्दन दबोचने को तैयार हों। ध्रुव ने अपनी उंगली शोभा की तरफ मोड़ दी थी। चाचा जी ने मेरे बजाय शोभा पर चिल्लाना शुरू कर दिया था, और चाची ने फौरन उसको बालों से पकड़ लिया था। शोभा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ध्रुव का मुंह खुला तो उसने नाम भी शोभा का ही लिया था, जबकि उसको गिराने वाली मैं थी। मैंने उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, बल्कि भागकर नीचे जाने की दौड़ में उसे मेरा धक्का लग गया था, और वो सीढ़ियों पर लुढ़कता चला गया था। शोभा अपनी होने वाली हालत का अंदाजा लगा चुकी थी। वो सबको मदद करती हुई नजरों से देख रही थी। मैंने सोचा कि मुझे अपनी बहन को मार पड़ने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो उसकी वजह से अनगिनत बार फंस चुकी थी। लेकिन मेरी बहन मेरी वजह से फंसे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैं आगे बढ़कर चाची से बात करने लगी।
मैंने उन्हें बता दिया था कि कसूरवार शोभा नहीं बल्कि मैं थी। मैंने वहां पर मौजूद सब लोगों को पूरी बात बता दी थी और ये भी बता दिया था कि मैंने ध्रुव को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई थी। शोभा के चेहरे पर भी अब थोड़ा सा सुकून झलक गया था, मगर मैं चाचा जी का जवाब सुनकर हैरान रह गई थी। चाचा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शोभा तो रोने ही वाली थी। वो कहने लगी कि तुम शोभा को बचाने की कोशिश मत करो। सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी शरारती है। वो जानबूझकर किसी को धक्का दे सकती है। चाचा जी समेत किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। मैं और शोभा 5वीं कक्षा के एग्जाम देकर फ्री हुए थे। बड़े चाचा जी का कहना था कि छुट्टियों में फ्री रहने से बेहतर है कि तुम लोग कोई हुनर सीख लो। मैंने कंप्यूटर का कोर्स करने का सोचा था। मैं एक इंस्टीट्यूट से कोर्स के बारे में जानकारी ले आई थी। मैंने शोभा को भी अपने प्लान के बारे में बता दिया था। मुझे लग रहा था कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने साथ साथ उसका भी एडमिशन फॉर्म जमा करवा दिया था। मम्मी के कहने पर वो भी मेरे साथ जाने लगी थी। वहाँ हमारी कोचिंग में कुछ लड़के भी शामिल थे। मुझे महसूस हुआ था कि शोभा का इंटरेस्ट पढ़ाई से ज़्यादा लड़कों में था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। वक्त गुजरता जा रहा था और हम अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए थे। स्कूल में एडमिशन लेने के साथ ही हमारी पढ़ाई के खर्चे भी और ज़्यादा बढ़ गए थे। मैंने एक्स्ट्रा खर्चे पूरे करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं स्कूल के बाद कुछ घरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली जाती थी। इन पैसों में कम से कम मैं अपना खर्चा तो उठाने के काबिल हो गई थी। एक शाम में ट्यूशन पढ़ाकर वापस आ रही थी। आज मुझे देर हो गई थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। मैं घर के करीब पहुंच चुकी थी। अपने ख्यालों में खोई हुई पैदल ही चली आ रही थी। अचानक मेरे पीछे कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो साइकिलों पर सवार कुछ लड़के मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक ने नीचे उतरकर मुझे पकड़ लिया था। अब वो सब मिलकर मेरी तरफ आ रहे थे। वो मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते थे। मैं बुरी तरह से डर गई थी और वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो 4-5 लड़के मुझे भागने का मौका ही नहीं दे रहे थे। मैं रो रही थी, लेकिन अपना बचाव नहीं कर पा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। मैं अकेली थी और वो ज्यादा थे। मैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए बचाओ बचाओ जोर जोर से चिल्ला रही थी, ताकि कोई आ जाए और मुझे बचा ले। तभी वहां पर एक बूढ़े अंकल आ गए और उनको देखकर वो सभी लड़के अपनी साइकिल पर बैठकर वहां से भाग गए। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी हालत को ठीक करती हुई वहां से निकली थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लड़के कौन थे और मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे। मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। मैं घर पहुंची तो मम्मी मेरी हालत देखकर हैरान रह गई थी। वो परेशानी से मेरी तरफ बढ़ी और पूछने लगी कि क्या हुआ है बेटी। मैंने उनको बता दिया था कि कुछ लड़के थे जो मेरे साथ सुनसान जगह देखकर जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन फिर एक बूढ़े अंकल के आ जाने से वो लोग डर के मारे भाग गए और मैं भी वहां से भाग आई। शोभा भी घर पहुंची ही थी। वो भी मेरी हालत देखकर हैरान रह गई। मैंने उसे उन लड़कों के बारे में बताया तो वो पूछने लगी कि वो लड़के देखने में कैसे थे। उसने मुझे कुछ लड़कों का हुलिया बताया कि क्या वो दिखने में इस तरह के थे। मैं इतनी बुरी तरह से डर गई कि मैंने किसी को भी ज्यादा गौर से नहीं देखा था और उन सब ने मुझे घेर लिया था। मैं घबराहट की वजह से भागने का रास्ता देख रही थी, इसलिए उनमें से किसी का भी चेहरा मुझे ठीक से याद नहीं था। मेरी बात सुनकर शोभा जोर जोर से हंसने लगी थी। उसने मुझे बताया था कि वो उसके दोस्त थे और उसके साथ प्रैंक करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे शोभा समझकर मेरे साथ ये मजाक किया था। दरअसल शोभा ने कुछ लड़कों को अपना दोस्त बनाया हुआ था और वो ज्यादातर उनके साथ रहती थी और उनसे फोन पर बातें करने में ही लगी रहती थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर आई थी। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। तुम्हारे दोस्त इतने घटिया हैं कि तुम्हारी इज्जत को लेकर तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। शोभा खामोश हो गई, लेकिन मैं उसे गुस्से में ये सब कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैंने शोभा की इन हरकतों के बारे में मम्मी को नहीं बताया था। मैं उनको उसकी हरकतें बताकर और भी ज्यादा बीमार नहीं करना चाहती थी। शोभा तो पढ़ाई छोड़ चुकी थी। वो न जाने किस तरह की हरकतों में शामिल हो गई थी। सारा दिन सहेलियों के घर जाने के बहाने वो घर से बाहर ही समय गुजारती थी और रात को देर से घर वापस आती थी। वो मुझे अक्सर अलग अलग लड़कों के साथ दिखाई देती थी। न जाने उसने कितने लड़कों को अपने धोखे में रखा हुआ था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की थी, मगर वो मेरी बात को कभी सीरियस ही नहीं लेती थी। मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। मैंने अब बीए कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था।
मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाती थी। मैं इतना कमा लेती थी कि अपना, मम्मी और शोभा का खर्चा खुद उठा सकूं। मैं चाचाओं पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी। हालांकि मैं मम्मी को लेकर दोबारा से अपने कमरे में चली गई थी। मैं अनूप का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आज मेरा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। मैं उसे अपनी मम्मी से मिलवाना चाहती थी। अनूप और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे। वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसकी और मेरी फ्रेंडशिप की शुरुआत यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो मुझे पसंद करने लगा था और मेरे काफ़ी क्लोज हो गया था, पर मैं उसे सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से देखती थी। वो मेरे लिए रोज़ कैंटीन से कुछ न कुछ खाने का ले लिया करता था। उसकी माँ के मरने के बाद से ही वो ज़्यादातर बाहर का खाना खाया करता था। वो मेरी बहुत केयर करता था और उसकी इस बात ने ही मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया हुआ था। वो भी मेरी तरह किसी को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता था। गुजरते समय के साथ मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। मैं आज पहली बार उसके साथ होटल में आई थी। मैं उसके बर्थडे के दिन को बहुत स्पेशल बनाना चाहती थी। उसे मेरा बर्थडे सरप्राइज अच्छा लगा था। वो खुश हुआ था और उसने मेरे लिए कुर्सी खींचकर मुझे बैठने का इशारा किया था और फिर मैंने केक पर मोमबत्ती सजाई थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर केक कट किया था। वो बहुत ही खुश हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे उसकी बर्थडे याद थी। यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों में उसने मुझसे सिर्फ एक बार अपनी बर्थडे का जिक्र किया था, लेकिन मुझे उसकी बर्थडे की डेट याद हो गई थी। केक कट करने के बाद हमने खाना खाया था। हम खाना खाने में बिजी थे कि पीछे से मुझे कोई शोर सुनाई दिया था। मैंने पीछे पलटकर देखा तो होटल के वेटर किसी लड़के को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं और अनूप भी ये तमाशा देखने के लिए चले गए थे। वो लड़का कोई भिखारी था। वो लड़का भागकर जल्दी से मेरे पीछे छुप गया था। मैं उसे देखकर घबरा गई थी और उससे दूर होने लगी थी। उसके कपड़े बहुत फटे पुराने और गंदे थे। उसके लंबे बाल उसकी गर्दन तक आ रहे थे। मुझे वो नशे में लग रहा था, लेकिन एक अजीब बात ये थी कि वो लगातार मुझे देख रहा था। अनूप ने उसे मुझसे दूर किया था और होटल से खाना खरीद कर उसको दे दिया था। वो जमीन पर ही बैठकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा था। उस दिन के बाद भी वो लड़का मुझे कई जगहों पर दिखाई दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हर बार चौंका दिया करता था। वो भी मुझे देखते ही हर बार पहचान लेता था और बड़ी इज्जत भरी नजरों से देखता था। मैं अनूप को अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए लेकर आई थी। मम्मी अनूप से मिलकर खुश हुई थी क्योंकि उनको अनूप पसंद आ गया था। वो एक शरीफ और इज्जतदार परिवार का सदस्य था। मम्मी उससे मिलकर बेफिक्र हो गईं कि ठीक है, उनकी बेटी ने किसी गलत लड़के का चुनाव नहीं किया, बल्कि लड़का बहुत अच्छा है। मम्मी ने कहा था कि वो जल्द ही अनूप के भाइयों से मिलना चाहती हैं। ये बात मेरे घर के बाकी लोग भी जानते थे, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा था कि अगर मैं शादी भी उनकी मर्ज़ी से करूँगी तो वो लोग मेरा दान दहेज देंगे, और अगर मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगी तो वो लोग ये कहकर छुटकारा पा लेंगे कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो इसीलिए मैं अपनी शादी का खर्चा भी खुद ही उठाऊँ। अभी मम्मी अनूप के साथ बातें कर ही रही थी जब हमारे घर के दरवाजे की बेल बजी, तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। दरवाज़ा खोला तो देखा एक मोटी सी औरत दरवाजे पर खड़ी हुई है। उसके पीछे एक लड़का भी था। उसने उस औरत के कान में कुछ कहा था। उस औरत ने मुझे धक्का दिया और घर के अंदर आ गई थी। मैं हैरान और परेशान इस औरत को देख रही थी और पूछ रही थी कि आप कौन हैं और क्या चाहती हैं। पर मेरे सवाल के जवाब ने उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। मम्मी और अनूप भी उन लोगों को देखकर परेशानी से खड़े हो गए थे। मम्मी ने मुझे उनकी मार से बचाने की कोशिश की थी। वो मेरे सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई थी। मम्मी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उस औरत ने मेरी तरफ देखते हुए अपने साथ मौजूद लड़के की तरफ इशारा किया था। मैंने इनकार में सर हिला दिया और मम्मी से कहा कि मैं इनको नहीं जानती। तो वो औरत गुस्से में मेरी तरफ बढ़ी थी और कहने लगी कि मैं अभी पहचान करवाती हूँ। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया था। वो मुझे बुरी तरह से धक्के दे रही थी और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी थी। अनूप भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। मम्मी जब मेरे सामने खड़ी हो गई तो उस औरत को रुकना पड़ा था। उस औरत ने चिल्लाकर कहा कि इस लड़की ने मेरे बेटे के साथ शादी करने का वादा किया था। इसके साथ घूमती फिरती है, इसके पैसे खर्च करवाती है, और अब जब मेरे बेटे से दिल भर गया तो उससे शादी करने से इनकार कर रही है। उस औरत की बात सुनकर तो मम्मी और अनूप भी दंग रह गए थे। मम्मी हैरान नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। मैंने हकलाते हुए अपनी सफाई दी थी। वो लड़का कहने लगा, देखा मॉम, अब तो ये मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है।
उसने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिसमें उस लड़के के साथ मेरी शक्ल जैसी लड़की थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अनूप की तरफ देखा तो वो भी मुझ पर गुस्से भरी नजर डालकर वहां से बाहर निकल गया था। मैं उसे आवाज देती रह गई थी और उसके पीछे भागी तो उस औरत ने मुझे जाने से रोक लिया था। मम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मम्मी ने उस लड़की से पूछा, इस तस्वीर वाली लड़की ने तुम्हें अपना नाम क्या बताया था? क्योंकि मेरे साथ साथ मम्मी भी समझ गई थी कि ये कारनामा शोभा ने ही अंजाम दिया था। मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी। वो लड़का कहने लगा, यही तो है वो लड़की जो आपके सामने खड़ी है, शिल्पा। उस लड़के ने जोरदार आवाज में मेरा नाम लिया था। उसके मुंह से निकलने वाला नाम सुनकर मम्मी के साथ साथ मेरा भी मुंह खुला का खुला रह गया था। मम्मी ने मेरी तरफ देखा। मैंने हकलाते हुए कहा, नहीं मम्मी, मैं नहीं। इस बार भी अपनी सफाई में हमेशा की तरह कुछ नहीं कह सकी थी। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से उन माँ बेटे को समझा बुझाकर घर से भेज दिया था। मम्मी ने उनसे वादा किया था कि वो मुझसे बात करके उनके घर आकर इस मामले का जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगी। इस बारे में मेरे घर के बाकी लोगों को कुछ पता नहीं था क्योंकि घर के सारे ही लोग शादी में गए हुए थे। वो माँ बेटा हमारे घर से जा चुके थे। मम्मी मेरी तरफ पलटी थी। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाल कर कहा था, ये सब क्या है शिल्पा? मैंने कहा, मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। मैं तो इस लड़के को और उसकी माँ को जानती तक नहीं हूँ। मम्मी ने कहा, लेकिन इन लोगों ने तो तुम्हारा नाम लिया है। मम्मी अपने सीने पर हाथ रखकर बैठती चली गई थी। मैं मम्मी की तरफ लपकी। मम्मी को आवाज देकर उन्हें कंधों से पकड़ा तो उन्होंने मुझे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया था। मम्मी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जल्दी से बाहर की तरफ आ गई थी। घर में कोई नहीं था। मैंने जल्दी से सामने वाली मोनिका आंटी को घर बुलाया था। उनके पति गाड़ी निकाल चुके थे। मैंने मोनिका आंटी के साथ मिलकर मम्मी को गाड़ी में बिठाया था। मम्मी बेहोश हो चुकी थी। हम उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर ने बताया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी। शोभा को जब ये बात पता चली तो वो रात के समय अस्पताल पहुंची थी। वो घर आई तो मोहल्ले के लोगों ने उसे बताया था कि मम्मी अस्पताल में थी। वो अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने का कहकर घर से निकली हुई थी। वो परेशानी से मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी को क्या हुआ था। मैं उसको बस देखती रह गई थी। इस हालत में मैं उसे क्या बताती कि क्या कहानी थी। मम्मी की हालत एक हफ्ते के बाद जाकर संभली थी। हमारा कोई भी रिश्तेदार अब हमारे हालचाल नहीं पूछता था। सबने हमसे दूरी बना ली थी। मैं और शोभा दोनों ही मम्मी की देखभाल में लगे रहते थे। मम्मी को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं मम्मी को लेकर घर में दाखिल हुई तो मम्मी ने एक ठंडी सांस भरी थी। मम्मी ने मुझसे पूछा था कि उस लड़के के बारे में तुमने क्या सोचा है जो यहाँ आकर इतना हंगामा करके गया था। मैंने कहा, मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मेरा दिल बहुत परेशान था। मैं मम्मी से डिटेल से बात करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वो गलती मुझसे हुई या शोभा से, मम्मी को उतनी ही तकलीफ होगी जितनी मम्मी इस बार उठा चुकी थी। मैंने शोभा से बात करने का सोचा था। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो मोबाइल पर किसी से बात करने में बिजी थी। मैं उसकी आवाज़ की मिठास से ही समझ गई थी कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। अगले ही लम्हे उसके मुंह से निकलने वाली हंसी से मैं समझ गई थी कि फ़ोन पर उस दिन घर आने वाला लड़का तो हरगिज़ नहीं था। शोभा ने मुझे देखते ही मोबाइल बंद कर दिया था। मैंने उससे साफ साफ बात करने की ठान ली थी। मैं चाहती थी कि अब वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मैं उसकी वजह से अभी तक बहुत जलील हो चुकी हूँ। अभी भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम थे जो अब तक उसकी वजह से मेरे सर आ चुके थे, मगर इस बार तो हद ही हो गई थी। उसने अपने जुड़वा होने का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया था और नाम भी मेरा ही इस्तेमाल किया था। मैंने उसे उस लड़के के बारे में बताया तो वो घबरा गई थी, मगर उसने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया था। वो मुझसे पूछ रही थी कि उस लड़के का क्या नाम था और उसने उसकी तस्वीर दिखाई थी। मैंने कहा, उसने किसी की भी तस्वीर दिखाई हो, ये किसका काम है? तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने कहा, तुम्हें उससे शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि तुम किसी को धोखा दो। मैंने बड़े साफ अंदाज में उसे समझाने की कोशिश की थी क्योंकि वो लड़का मेरी बहन से मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत में आकर अब तक उस पर काफ़ी सारा पैसा भी खर्च कर चुका था और उसके साथ शादी करने के सपने भी देख चुका था। उससे उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शोभा ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो और उसकी माँ झूठ बोल रहे हैं। मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। मतलब वो अभी भी मुकर रही थी। शोभा ने बताया कि वो लड़का काफ़ी सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर चुका है।
वो उसके पीछे खुद पड़ा था और मेरी बहन ने जब उसे इनकार किया तो उसने उसे मम्मी से शिकायत करने की धमकी दी थी। मैं तो शोभा की बात सुनकर दंग ही रह गई थी। मम्मी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि इस लड़के से तुम शादी कर लो और अनूप को इनकार कर दो, क्योंकि इस लड़के से अगर तुमने शादी नहीं की तो इसकी माँ हमें बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अनूप भी मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मेरे पास मम्मी को तसल्ली देने के लिए कोई जवाब नहीं था। शोभा भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और मैं अगर इस लड़के से उसकी मोहब्बत का भरम रखने के लिए शादी कर भी लेती तो बाद में उसको पता चल जाता कि उसकी असली मोहब्बत मैं नहीं बल्कि शोभा थी, तो उस पर क्या बीतेगी। मेरी मोहब्बत भी तो अनूप था। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी और मैं मम्मी से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनकी तबीयत लगातार ख़राब थी। मैं दोबारा अनूप से मिलने के लिए नहीं गई थी। मेरा ख्याल था कि अगर उसको मुझ पर भरोसा नहीं था तो चाहे मैं अपनी सफाई में लाख गवाही भी पेश कर दूं, वो कभी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। मम्मी की कंडीशन थोड़ी बेहतर हुई तो वो मुझे उस लड़के के घर जाने की जिद करने लगी थी, क्योंकि इस लड़के की माँ लगातार मेरी मम्मी को फ़ोन कर कर के परेशान कर रही थी। उनका कहना था कि या तो मेरा बेटा अब तक तुम्हारी बेटी पर जितना पैसा खर्च कर चुका है वो सारे पैसे हमें दे दो, या फिर मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा दो, क्योंकि मेरा बेटा उसकी मोहब्बत में पागल हो रहा है। मैंने मम्मी से उस लड़के नितिन के घर जाने का वादा किया था। मैं मम्मी को लेकर बताए गए एड्रेस पर पहुंच गई थी। मैंने उसकी माँ को सारी बात समझा दी थी और ये भी बता दिया था कि शोभा आपके बेटे से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मम्मी भी जान गई थी कि शोभा ने मेरा नाम इस्तेमाल किया था। उससे किसी अच्छे की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा कर सकती थी। नितिन की माँ ने आंखों में आंसू उतार कर मेरी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, देखो बहन, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की मोहब्बत में पागल हो रहा है। उसका कहना है कि उसे शिल्पा ही चाहिए। अगर उसकी शादी आपकी बेटी के साथ नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। वो हमारे आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम उनके बेटे की जान बचा लें। इस रास्ते का इकलौता सॉल्यूशन शादी करना ही था। अब ये शादी सिर्फ मुझे ही करनी थी, क्योंकि मेरी बहन की शक्ल मुझसे मिलती थी। मैं उनकी आंखों में आने वाले आंसू और जुड़े हुए हाथ देख नहीं पाई थी और नितिन से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। 2 दिन के बाद शादी की तारीख रख दी गई थी। मैं मम्मी को लेकर वापस घर आ गई थी। शोभा को मेरी नितिन से शादी के बारे में पता चला तो वो बेचैन हो गई। मुझे समझा रही थी कि वो लड़का इस काबिल नहीं है कि उससे शादी की जाए। मैं खामोशी से उसकी बात सुनती रही। मैं फैसला कर चुकी थी, उस लड़की की जान की खातिर मुझे उससे शादी करनी ही थी। 2 दिन बाद मैं मम्मी को लेकर नितिन के घर चली गई थी। हमने अभी अपने रिश्तेदारों को इस बारे में नहीं बताया था। मम्मी का इरादा था कि शादी होने के बाद हम सारे रिश्तेदारों को बता देंगे। हम उनके घर के करीब पहुंचे तो घर के बाहर लगी भीड़ देखकर हम कुछ हैरान हो गए थे। नितिन के घर के बाहर तो बहुत भीड़ लग रही थी। सब लोग सफ़ेद कपड़ों में शामिल थे। ये देखकर तो मेरी टांगें ही कांप रही थी। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ शादी का फंक्शन नहीं बल्कि अर्थी रखी हुई थी। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि नितिन ने अपनी जान ले ली थी। वो शोभा के सिवा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सका। मैं और मम्मी बेहद अफसोस भरी कंडीशन में घर वापस लौट आए थे। मम्मी ने न जाने पूरे रास्ते कैसे हौसला किया था, वो घर आते ही गिर गई थी। मैं मम्मी की तरफ लपकी थी। शोभा भी उस समय घर में ही मौजूद थी। हम मम्मी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे तो शोभा मुझसे पूछ रही थी कि वहाँ क्या हुआ था। मैंने गुस्से भरी नज़र उस पर डाली थी और उसे बताया कि तुम्हारी वजह से एक लड़के ने अपनी जान दे दी है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और यहाँ हमारी मम्मी भी अस्पताल में पड़ी हैं। मम्मी को इस बार होने वाला हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ था। डॉक्टर ने आकर मम्मी की मौत की खबर हम तक पहुंचाई थी तो मैं कांप कर रह गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मम्मी हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली गई थी। शोभा की कंडीशन भी मुझसे अलग नहीं थी। वो भी सन्नाटे की हालत में बैठी थी। मम्मी के बिना मेरा घर में दिल नहीं लगता था। शोभा का भी यही हाल था। उसे मम्मी की मौत का दुख था, मगर वो अभी भी सुबह की निकली रात को ही घर आती थी, बल्कि अब तो वो सारी रात घर से बाहर भी गुजार देती थी। मैंने नौकरी के लिए कुछ जगहों पर अप्लाई किया था। कुछ दिन के बाद मेरी नौकरी शहर के करीब के इलाके में ही लग गई थी। मैं नौकरी के लिए इस इलाके में आ गई थी। मैंने किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया था, क्योंकि अब मैं अकेली थी। मेरे रिश्तेदार तो वैसे भी हमारी कोई खैर खबर नहीं रखते थे और ना ही रखना चाहते थे। एक दिन मैं भी नौकरी करके घर वापस आई थी कि मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो सामने कोई लड़का खड़ा हुआ था। वो लड़का मुझे देखते ही रोने लग गया था। वो बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था।
वो बार बार ऐसे पीछे पलटकर देख रहा था जैसे कोई उसके पीछे लगा हुआ हो। वो कहने लगा कि मुझे छुपा लो, मेरे पीछे कुछ लड़के पड़े हुए हैं, वो मुझे बुरी तरह से मार रहे हैं। वो लड़का बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और मुझसे बहुत ज्यादा मदद मांग रहा था। मैं घर में अकेली रहती थी और एक जवान लड़की थी। मैं इस लड़के को अपने घर में घुसाकर किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। मैं उसे मना करने ही वाली थी कि उस लड़के ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। इस तरह मैंने उसकी हालत को देखकर उसे घर में जगह दे दी थी। मैंने उसे आंगन में सोफे पर लेटने को जगह दे दी थी और मैं खुद अपने कमरे में आ गई थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया था, लेकिन मैं बार-बार कमरे की खिड़की से उसे देख रही थी। वो बुरी तरह से डरा हुआ था और बस खामोशी से सोफे पर बैठा रहा। अब वो और दूसरे तीसरे दिन रोता हुआ और शिकायत करता हुआ मेरे घर के दरवाजे पर आ जाता था। उसका यही कहना था कि कुछ लोग मुझे पागल कहते हैं और मेरे साथ मारपीट करने लग जाते हैं। मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे अपने घर में जगह दे दो। उसकी मदद करना एक अलग बात थी, लेकिन मैं उसे रोज अपने घर में पनाह नहीं दे सकती थी। एक दिन वो मेरे घर में छुपा हुआ था, तो बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो बाहर ढेर सारे लोग खड़े हुए थे। उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो सब अजीबो-गरीब एक्सप्रेशन दे रहे थे। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने लोगों को बताया था कि कुछ देर पहले ही उन्होंने मेरे घर में एक लड़के को दाखिल होते हुए देखा था। मोहल्ले के लोग पहले भी कई बार इसे मेरे घर में दाखिल होते हुए देख चुके थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा इस लड़के से क्या रिश्ता है। वो सब जानते थे कि मैं अकेली रहती हूँ और जवान लड़की हूँ। मेरे घर में इस तरह से जवान लड़के का दाखिल होना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये शरीफों का मोहल्ला था। उन लोगों का कहना था कि हम सबके घर में भी जवान बेटियां मौजूद हैं। इस तरह की हरकतें यहाँ नहीं चल सकती। मैं तो इन लोगों की शक्ल ही देखती रह गई थी। मैंने इनको बताया था कि जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको अपनी बेगुनाही का विश्वास दिलाने की पूरी पूरी कोशिश की थी। मैंने उन लोगों को उसके मेरे घर में आकर छुपने की वजह भी बता दी थी। वो लड़का भी बाहर निकलकर सामने आ चुका था। मोहल्ले के लोग उस लड़के से बात करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि मेरी बात में कितनी सच्चाई थी। लेकिन जब उस लड़के ने उनसे बात करना शुरू किया तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मोहल्ले के लोग मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मोहल्ले की कुछ आंटियां धीरे धीरे मुझे घूरती हुई मेरे करीब आने लगी थी। अभी वो मेरे करीब ही आती, पीछे से किसी ने आवाज दी थी। कोई भिखारी था, जिसे देखकर सब लोग पीछे की तरफ पलट गए थे। वो भीख मांगने के लिए आया करता था। इस इंसान को देखकर मैं हैरानी रह गई थी। वो वही था जिसे कुछ समय पहले होटल में मार पड़ने से बचाया था। वो अपने उन्हीं गंदे कपड़ों में शामिल था। शायद वो बहुत ईमानदार और गरीब भिखारी था, इसीलिए लोग अपने अपने घर से लाकर उसे खाना दे रहे थे, तो कोई अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे देने में बिजी हो गया था। उसकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो भी मुझे पहचान गया था। वो मुझसे बड़ी इज्जत से मिला था। मोहल्ले के सब लोगों को बताया कि मैं इस लड़की को जानता हूँ। ये लड़की तो बहुत शरीफ और पवित्र है। उसने जब मोहल्ले के लोगों के सामने मेरी तारीफ की तो मोहल्ले के सभी लोग शर्मिंदा होने लगे थे और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। और उस भिखारी ने उस लड़के के बारे में भी बताया जो मेरे साथ घर में था। उसने बताया कि ये लड़का दिमाग से ठीक नहीं है, ये कभी भी कुछ भी बोल देता है, हाँ ये पागल है और लोग इसे तंग करते हैं। सब लोग मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि हमें शर्मिंदगी हो रही है, इस लड़के की वजह से हमने आपको दोषी समझा। उस पागल लड़के को मोहल्ले के लोगों ने मेरे घर से निकाल दिया था और उससे कहा था कि वो आइंदा मुझे तंग ना करे। मैंने सबको माफ़ कर दिया था। वो सब लोग चले गए तो मैं भी अपने घर के अंदर आ गई। मैं उस भिखारी के बारे में जानना चाहती थी। उसने बताया कि यहाँ के लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसको बाबा कहकर बुलाते हैं। मैंने पूछा, लेकिन उस दिन होटल में आपके साथ इतना बुरा सलूक क्यों हो रहा था? वो बताने लगा कि वहाँ के लोग मुझे नहीं पहचानते और उस दिन मैंने सच में चोरी की थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मगर क्यों? मेरे मुंह से जल्दी से निकला था। उस लड़के ने जल्दी से एक रुमाल लिया और उससे अपना चेहरा साफ किया और ऊपर के कपड़े भी उतार दिए थे, जिसके अंदर उसने अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा, जो कि अभी तक काला और गंदा लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल साफ और गोरा हो चुका था। उसका रूप तो पूरी तरह से बदल गया था। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई थी। उसने मुझे बताया कि मैं खुफिया पुलिस से हूँ। मुझे मुजरिम के करीब होने के लिए ऐसा हुलिया अपनाना पड़ता है। मैं कई साल से खुफिया मिशन पर हूँ, इसीलिए इस हुलिये में रहता हूँ। यहाँ गरीब लोग रहते हैं और वो किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। मैंने अपना रूप बदला और बाबा बनकर उन लोगों की मदद की थी और उनके मैटर सॉल्व कर दिए थे,
तभी से यहाँ के लोग मुझे बाबा मानने लग गए थे। उनको लगता था शायद ये सब कुछ मेरे आशीर्वाद का असर था। उस दिन होटल में एक बड़ा ही शातिर क्रिमिनल मौजूद था। मैं उसकी जेब से कुछ राज उड़ाना चाहता था, मगर शायद वेटर ने मुझे उसकी जेब में हाथ डालते हुए देख लिया था। अगर उस दिन मेरे पुलिस में होने का भांडा फूट जाता, तो शायद मैं अपना मिशन कभी पूरा नहीं कर पाता। तुम्हारी वजह से मैं आसानी से वहां से निकल गया था, और मैंने वो सबूत भी हासिल कर लिए थे जो उसकी जेब में मौजूद थे। अब मुझे समझ आई थी कि इन्होंने मेरी मदद यहाँ इसलिए की क्योंकि एक दिन मैंने भी उनकी मदद की थी। फिर उसने जेब से कोयला निकाला, उसे अपने चेहरे पर लगाया, चेहरे को गंदा किया और दाढ़ी मूछ लगाकर दोबारा से वही कपड़े पहन लिए जिसको पहनकर वो भिखारी बाबा के रूप में यहाँ आए थे। फिर वो मुझे थैंक यू कहते हुए वहां से बाहर निकल गए थे। मुझे शहर में रहते हुए काफी समय गुजर चुका था। मुझे अपने ऑफिस में जमा करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी। मुझे वो लेने के लिए अपने पुराने घर जाना पड़ा था। मैं अपनी बहन की भी कोई परवाह नहीं करती थी। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ थी और क्या करती थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी की मालिक थी। मैं जब अपने घर गई, मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलने वाले इंसान को देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो वही लड़का था जो मेरे किराए के घर में आकर छुप जाता था, वही पागल लड़का। मैं हैरानी से उसे देख रही थी, जबकि वो मेरी हैरानी पर हैरान था। कुछ लम्हों के बाद मेरी हैरानी गुस्से में बदल गई थी। मैंने कहा, तो क्या मेरी बहन ने तुम्हें वहां पर मेरे पीछे भेजा था ताकि मैं इधर भी सुकून से न रह सकूं? वो लड़का कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मैंने अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया था। मैंने कहा, पहले तुम शोभा को बुलाओ, क्योंकि वो कहाँ है, तभी मैं अंदर आऊंगी। वो मेरी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया था। उसने आवाज देकर शोभा को बुला लिया था। शोभा आई तो मुझे घर के अंदर बुलाकर ले गई थी। आज मैं शोभा से भी सारे हिसाब बराबर करना चाहती थी। मैंने अंदर जाकर शोभा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वो हैरान रह गई थी। मैंने कहा, तुमने मुझे कभी सुकून से रहने नहीं दिया। मैं बहुत गुस्से में आ गई थी, जबकि वो ना समझने वाले अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। उसने मुझे बैठने का कहा था। मैंने फिर गुस्से से उसे कहा, सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी वजह से मार और डांट खाई है, मगर कभी मुंह से उफ तक नहीं किया। तुम्हारी गलतियों को भी नादानी समझकर माफ करती रही, मगर तुम्हारे दिल में न जाने मेरे लिए कितनी नफरत भरी हुई है, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। शोभा धीरे से कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है शिल्पा। तभी पीछे मौजूद वो लड़का कहने लगा, ये इस बारे में कुछ नहीं जानती। उस लड़के ने कहा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ शिल्पा, तुम बैठकर एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं गुस्से की हालत में बैठ गई थी। उस लड़के ने बताया, मेरी और शोभा की मुलाकात बहुत पहले हुई थी। 2 साल तक हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मैं शोभा से शादी करना चाहता था। जब यही बात मैंने शोभा को बताई तो वो बात टाल गई थी। उसका कहना था कि अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है। बात उसकी भी ठीक थी। मैं इंतजार करने को भी तैयार था, मगर गुजरते हुए समय के साथ वो मेरी जिंदगी से गायब हो गई थी। इसने मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया था। मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया था। एक दिन मैंने तुम्हें वहां देखा था। मैं तुम्हें शोभा समझ बैठा। मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारा घर देख लिया। मैंने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। तुमने मुझे देखा तो मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए कोई पहचान नजर नहीं आई थी। मैं बहुत ही मायूस हुआ था कि शोभा मुझे भूल चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा शोभा की याद में गुजार दिया था। मैं पागल बनने की एक्टिंग करके तुम्हारे घर में दाखिल हो गया था। मैं देखना चाहता था कि क्या शोभा की शादी हो गई है और वो किसके साथ रहती है। फिर मैं शोभा को एक नज़र देखने की खातिर अक्सर तुम्हारी तरफ जाया करता था। एक दिन मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए थे। मैंने उनके सामने तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया था ताकि वो तुम्हें मुझसे शादी करने पर मजबूर कर सकें, मगर उस बाबा ने आकर तुम्हारी बेगुनाही की गवाही दे दी थी। मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया था और मैं वहां से भाग निकला। मेरा इस शहर में आना हुआ तो मुझे शोभा दिखाई दी। मैं इस पर इल्ज़ाम लगाने की माफ़ी मांगने के लिए इसके पास गया तो यह हैरान हो गई थी। इसने कहा कि ऐसा कब हुआ था। मैंने इसे याद दिलाने की पूरी कोशिश की और इसे सब कुछ बताया तो ये फीकी सी हंसी हंस दी थी। तब उसने मुझे बताया कि शिल्पा ने हमेशा इसकी वजह से ही तकलीफ उठाई है। शोभा अब मुझसे शादी करना चाहती है और हम दोनों ने शादी कर ली है। जानता हूँ कि शोभा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए हैं। कई लड़कों के साथ इसके अफेयर रहे हैं। कई लड़कों को ये बेवकूफ़ बना चुकी है। जिन लड़कों को इसने बेवकूफ़ बनाया है वो सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मगर शोभा को मैं नहीं छोड़ सकता था। शोभा भी मुझसे शादी करने के लिए इसीलिए राज़ी हो गई क्योंकि इसकी वजह से एक लड़के की जान चली गई थी। मैं भी इसे दिलो जान से मोहब्बत करता था।
इसे लगा कि कहीं मैं भी इस दुनिया से ना चला जाऊं, कहीं इसके सारे अंजाम इस पर ही उल्टे ना पड़ जाएं। इसलिए इसने मेरी मोहब्बत की कदर की और ये मेरी ज़िंदगी में आज शामिल हो गई। मैं चाहता तो इससे शादी नहीं कर सकता था, लेकिन दिल जिसको चाहता है उस पर मर मिटता है और उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने उसकी पूरी बात सुनकर दिल में सोचा कि चलो अच्छा है, शोभा की एक कहानी तो अंजाम तक पहुंच चुकी थी। मैं अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैं कुछ ही देर में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने के लिए घर से निकल रही थी। शोभा ने मुझे रोक लिया था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मुझे माफ़ कर दो। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें तंग करती रही। मम्मी की मौत भी मेरी ही वजह से हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी मम्मी की मौत और नितिन की मौत ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। मैं समझती थी कि सुंदर लड़की होना और फिर जुड़वा बहन होने का मुझे अपनी ज़िंदगी में पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गलत काम करती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी गलतियों का अंजाम आगे जाकर मेरी माँ को भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। तुम्हें पता है, मैंने मम्मी के मरने के बाद ये सारे गलत काम छोड़ दिए थे। तुमने तो कभी मेरी खैर खबर लेने की कोशिश भी नहीं की। मैं जानती थी कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं जानती थी कि जिन लोगों को मैं बेवकूफ़ बना चुकी हूँ, वो मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं, लेकिन मुझे आज बहुत सुकून मिला कि तुम खुद यहाँ पर आई और मुझे तुमसे माफ़ी मांगने का मौका मिला। उसकी माफ़ी ने मेरे दिल को अंदर से नरम कर दिया था। मैंने उसे माफ़ कर दिया। सबसे अच्छी बात ये थी कि उसका घर बस गया था। ये लड़का मोहित जो मेरी बहन से शादी कर चुका था, मैं इसकी एहसानमंद हूँ कि इसने मेरी बहन की इतनी गलतियाँ देखने के बावजूद भी इससे मोहब्बत की और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और इसे सुधरने का मौका दिया। मैं अब घर से बाहर निकलने जा ही रही थी, तभी दरवाजे पर मैंने अनूप को देखा। उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो शर्मिंदगी से मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। उसने कहा, शिल्पा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी है। अनूप इतने विश्वास के साथ कह रहा था कि मुझे उसकी बात पर विश्वास हो गया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। शिल्पा, मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गया था। मैंने उसे माफ़ कर दिया था। उसका तो इतना कसूर भी नहीं था। उसकी जगह कोई भी होता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता। शोभा मेरे बराबर में आकर खड़ी हो गई थी। वो भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मम्मी की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था। उसे नहीं पता था कि उसके कर्मों की सज़ा उसकी माँ की जान ले जाएगी। उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे तो मैं कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलती। इस दुनिया में मेरी एक ही बहन तो बची है। उसने मुझे बताया कि जिस दिन उन लड़कों ने तुम्हें छेड़ा था, तब मैं तुम्हारी हालत पर काफ़ी हंस रही थी। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि मैं अपनी शक्ल और तुम्हारे नाम का फ़ायदा उठा सकती हूँ, इसलिए मैंने अपनी जुड़वा बहन के बारे में लोगों को बताना छोड़ दिया था। मैं अपने दोस्तों को भी अपनी इकलौते होने के बारे में बताया करती थी। इस वजह से ही तुम अक्सर मुश्किल में फंस जाती थी कि मेरी वजह से तुम सारी ज़िंदगी मुश्किलों में फंसी रहीं। वो शर्मिंदा होकर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने उसे अपने गले लगा लिया था और कहा था कि बस एक बात का ख्याल रखना कि आइंदा किसी से भी तुम्हारी पहली मुलाकात हो, तुम उसे सबसे पहले अपनी जुड़वा बहन के बारे में बता देना। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी थी और मैं भी हंस दी थी। अनूप ने मेरे साथ शादी कर ली थी और इस तरह सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।